जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल कविवाणी पर। क्रॉन्च की वेदना से खिन्न होकर के वाल्मीकि के कंठ से निकले हुए कविता की जो वर्तमान स्थिति है, पूरा विश्व 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस के रूप में आज का दिवस मनाता है। आज हम एक ऐसे यात्रा पे निकले हैं जहां सब चित्र बन जाती है और यादें संगीत। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने थार के मधुर की तपन को अपनी कविताओं की शीतलता प्रदान की है। राजस्थानी और हिंदी साहित्य के आकाश में पिछले 4 दशकों से अपनी चमक बिखेरे हुए हैं। ये मारवाड़ रत्न से सम्मानित हैं। इनकी रचनाएं 70 से अधिक 72 अभी तक आ चुकी हैं और जिनमें से कविताओं की श्रृंखला जिसमें राजस्थानी और हिंदी कविताओं का संकलन है, हिंदी कविताएं हैं, ऐसी 18 पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो चुकी है। स्वागत करते हैं हम श्रीमान सत्यदेव सत्येंद्र जी का। आज हमारा सौभाग्य है जो आज विशेष दिवस पे हमारे कविवाणी चैनल पे आए। बहुत अच्छा, आज विश्व कविता दिवस है। हाँ सर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज के दिन ही जोधपुर के जाने माने कवि डॉक्टर हस्तीमल आर्य हस्ती की किताब का लोकार्पण भी है, जिसमें देश के जाने माने साहित्यकार डॉक्टर दिनेश सारंग दिल्ली से आ रहे हैं और बहुत ही विद्वान लेखक और कवि डॉक्टर घनश्यामनाथ कछावा वो सुजानगढ़ से आ रहे हैं। सुजानगढ़ जानते हैं आप? बिल्कुल सर। सुजानगढ़ कन्यालाली सेठिया की नगरी है। हाँ। धरती धोरारी लिखने वाले। तो कविता दिवस पे खास तौर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कविता मनुष्य को संस्कारित करने का काम करती है। कविता लिखना, कविता सुनना, ये कुछ वैसे ही नहीं है, इसका अपने आप में बड़ा महत्व होता है। इसलिए जब मनुष्य को कोई संकट नजर आता है तो कविता उसका मार्गदर्शन करती है। और राजस्थान की ये धरती, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं गोरों की धरती का निवासी हूँ और हमेशा ये महसूस करता हूँ कि तय किए पैदल निकल कर थार हमने, तय किए पैदल निकल कर थार हमने, तब किया है जिंदगी से प्यार हमने। तो जिंदगी से प्यार करना सिखाता है थार का मरुस्थल और जीवन जीने की नई ऊर्जा, एक नई दृष्टि देती है कविता। तो मैं आज ऋषिकेश जी झा के साथ हूँ। आपकी पहचान राजस्थान के मूल निवासी के रूप में है और अक्सर दुनिया रेगिस्तान को सूखे और अभाव से जोड़ती है, लेकिन आपके गीतों और कविताओं के माध्यम से ये थार इतना सजल कैसे हो गया है? थार को अभावों से, कमियों से जोड़ा जाता है। हाँ। ये एक लोक की मान्यता है, ऐसा कोई अभाव नहीं है। वहाँ विचारों का अभाव नहीं है, वहाँ शौर्य है, बहादुरी है और अपनी धरती की रक्षा का दायित्व बिल्कुल थार मनुष्य सिखाता है। बिल्कुल। इतिहास गवाह है कि जैसलमेर में जो 2.5 शाखे हुए, यानी 2.5 बार, 2 बार पूर्णतः और 1 बार आधा उन्होंने शाखा किया और वो सभी लोग उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। तो थार में आप ये कहो कमियां, अब जैसे वहाँ तापमान बहुत रहता है तो ये तो एक नेचर की बात है। लेकिन ऋषिकेश जी, मैंने एक गीत के अंदर लिखा कि धरती की कोख जो मिलेगी तो थार में खेजड़ी का रूप धार देना चाहेंगे, या मृग बन भागेंगे दोरों को लांगेंगे, नयनों का पावन जल पीना चाहेंगे, तपते इस थार में मर्थन की आग को दोरों पर चांदनी के संग गुनगुनाएंगे, कल फिर हम आएंगे कुछ सपने लाएंगे, बंद मुट्ठियों की कहानियां सुनाएंगे। आप जैसा आप कह रहे हैं कि वहाँ थार में तो अभाव और वो है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो लोग की मान्यता है, अगर मुझे फिर जन्म मिले तो मैं खेजड़ी के रूप में थार के मरुस्थल में पैदा होना चाहता हूँ। रेखाओं में जीवन। हाँ। आपकी जो कृति है सर, हाँ। आप केवल लिखते ही नहीं, मतलब एक स्केचिंग। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पिताजी चित्रकार थे, सिद्ध चित्रकार थे। ये मेरे अंदर ये नेचुरली ये गुण आया है। अब वो तो परंपरागत चित्र बनाते थे और मैंने आज के जमाने के स्केच बनाए। जब स्केच बनाए तो उसे बहुत जगह उसकी प्रदर्शनी लगी, जयपुर में लगी, सिरोही में लगी, बस्सी में लगी और भी कुछ जगहों पे मेरे रेखा चित्रों की प्रदर्शनियां लगी। तो लोगों ने उन चित्रों को बहुत सराहा। तो मैंने कहा कि क्या करें,
तो एक मित्र ने कहा कि इसकी एक किताब बना दो। तो स्केच की किताब मैंने कभी देखी नहीं। अच्छा अच्छा। तो फिर मेरे एक मित्र हैं रशीद गौरी, उनको मैंने कहा कि ये जो रेखा चित्र है, हर एक रेखा चित्र पे एक कविता लिख के और इन रेखा चित्रों के साथ छापे। और ये एक नया प्रयोग हुआ और वो रशीद गौरी अपनी हस्तलिपि के लिए जाने जाते हैं। आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि रशीद गौरी ने हाथ से लिखा है या ये मुद्रित है। और मेरी मुक्तक की किताब है, तो मुक्तक की किताब में भी कुछ 20-30 स्केचेज है। तो ये वो किताब है मन के मुक्तक। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप कोई दृश्य देखते हैं तो आपके मन हृदय मस्तिष्क में पहले रेखाचित्र बनता है या पहले कविता बनती है? ये मन की गति पर निर्भर करता है, उस समय मैं क्या सोच रहा हूँ। जैसे कोई विचार आया तो उसका कोई चित्र आ सकता है, या कभी ऐसा भी होता है कोई विचार आया उसमें कविता बन जाती है, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है। मन की गति को कौन पहुंच सकता है। और मन पे मैंने बहुत लिखा है। कोई कलाकार है, उसको लिखना है, चाहे वो कविता लिखे, गीत लिखे, कहानी लिखे, कुछ भी लिखे, कुछ भी लिखना या कुछ भी चित्र मांडना, ये सब मन की गति के ऊपर आधारित। कविता, गीत, ये आपकी आत्मा है। आपने जो 72 रचनाएं की है उसमें ललित निबंध भी है, उपन्यास भी है, कविताएं भी हैं। तो विधा का बदलना एक लेखक की आवश्यकता हो गई है। देखिए, ये बदलना आदमी के चाहने से नहीं होता। डॉक्टर अहिलान सिंह भाटी है, वो कविता लिखते हैं और वो कविता को इस तरह से लिखते हैं जैसे वो कविता को जी रहे हो। जैसे डॉक्टर ओम प्रकाश भाटिया है जैसलमेर में, वो कहानियां लिखते हैं। उन्होंने तो साहब ऐसी ऐसी कहानियां लिखी कि आज भी उसके उदाहरण दिए जाते हैं। अभी मैंने उनकी एक कहानी का अनुवाद किया था, एक गांव की मौत। वो कहानी जी, आप उन कहानियों को अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन के कितनी निकट कहानियां। तो आपने मेरे को पूछा कि विधा बदलना क्या लेखक की जरूरत है या नेचुरल हो जाता है। जैसे मैंने कभी कविता या गीत लिखी और उसके ऊपर बहुत दिन सोचता रहा, उसके बाद में मेरे मन में आता है कि यार मैं इस मुद्दे को लेके एक कहानी भी लिख सकता हूँ। इसलिए मैंने 19 आंखों के सवाल शीर्षक से कहानी संग्रह लिखा। एक मेरा उपन्यास है लोकेशना। लोकेशना का होता है स्वर्ग सुख प्राप्ति की कामना, जैसे धनेशना, पुत्रेशना, पुत्र से लोकेशना। तो अब मन में आ गया कि आपको ये करना चाहिए, तो कर दिया। अब लेखक का सामर्थ्य होना चाहिए। डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावाए जो आज कार्यक्रम में आ रहे हैं, उन्होंने तो राजस्थानी में विचार सूत्र लिख दिए। विचार सूत्र मध्यकालीन राजस्थानी टीगल की एक विधा है और बहुत कठिन है उसको लिखना। और उसकी एक ही किताब आई घनश्याम जी से पहले, और वो किताब मैंने लिखी। अच्छा, जो विचार सूत्र की दुनिया की राजस्थानी में छपी पहली किताब, हिंदी में तो है और मेरी भी एक हिंदी में विचार सूत्र की किताब है, लेकिन उन्होंने लिख दिया। अब देखिए, मैं ये कहते हुए गर्व की अनुभूति करता हूँ कि विचार सूत्र लिखने की उनको प्रेरणा तो मैंने दी, लेकिन जब मेरे विचार सूत्र आए और उनके विचार सूत्र आए तो लोगों को उनके विचार सूत्र मेरे विचार सूत्रों से भी ज्यादा पसंद आए। तो ये एक और ये बहुत आत्मानुशासित प्रसन्नता का विषय है कि मैंने किसी को प्रेरित किया कि आप विचार सूत्र लिखो और उन्होंने मुझसे ही अच्छे विचार सूत्र लिख दिए। ये बहुत अच्छी बात है। यादों की प्रताप में आपने मोहपाश का उल्लेख किया हुआ है। यह मोहपाश जो है ये आपको आपके लिए बंधन है या? देखिए, मैंने लिखा कि 40 वर्षों से अधिक गीतों के मोहपाश मेरा। मोहपाश का अर्थ क्या होता है? मोह के पास में, जैसे नाग पास, वैसे मोह पास। मेरे मन में मोह आया। मेरे मित्र विष्णु प्रसाद चतुर्वेदी थे, वो मेरे को जब मैं नया लेखक आया फिर थोड़ा आगे बढ़ गया तो वो मेरे को देखते थे, तो मैं हर विधा में लिखता था और वो मुझे वाच करते थे। विष्णु प्रसाद चतुर्वेदी विज्ञान बाल साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने मेरे को कहा कि आप चारों ओर बटे हुए हो, आप केवल गीतों में रंगिए,
केवल गीत लिखिए, इस एक विधा में आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। जब उन्होंने कहा तब मैंने इस बात को नहीं माना और मैं लिखता रहा, लेकिन मैं बराबर ये महसूस कर रहा था कि सबसे ज्यादा स्वागत मेरे गीतों का हो रहा और सबसे ज्यादा मान सम्मान मुझे गीतों के कारण मिल रहा। तो आज विष्णु जी संसार में नहीं है, लेकिन मैं उनको बहुत श्रद्धा से याद करता हूँ और उनकी कही गई बात को सच्ची मानता हूँ। फिर मुरलीधर जी वैष्णव ने मुझे कहा, ये डॉक्टर ओम प्रकाश भाटिया है, वो भी मुझे कहते हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं ऐसे जो ये कहते हैं कि आप गीतों पे ज्यादा ध्यान दें। ये मोहपाश मेरा इसलिए भी रहा कि गीत मेरे को ज्यादा लोकप्रियता दिला रहे, इसलिए मैं इसमें तो ये एक तरह का बंधन ही है, ये मुक्ति नहीं है, ये बंधन है, क्योंकि मैं बंधा हुआ, तभी मतलब मोह में बंधा हुआ हूँ। और अच्छा भी है क्योंकि आज एक तो कविता दिवस है, तो गीत भी तो एक कविता ही है। कविता और गीत का जो अंतर संबंध है, एक बात डॉक्टर नरेंद्र शर्मा कुसुम की कही हुई बात है कि हमारे यहाँ सब कुछ गाती है, जैसे प्रकृति गाती है, नदियाँ गाती है, झरने गाते हैं, और गाने की जो मूल चीज है कविता, उसको आप गेयता से वंचित करते हो तो ये ठीक नहीं है। कविता तो मुख्य गाने की चीज है, इसलिए मैं हमेशा ये महसूस करता हूँ कि कविता में एक आंतरिक लय रहनी चाहिए। हालांकि वो नहीं होगी और कविता और दमदार होगी, ऐसा होता ही है। देखिए ऋषिकेश जी पिछले वक्त में एक अटैक से गुजरा, उसके पहले मैं कभी भी कोई चीज देख के नहीं पढ़ता, मेरे को सब कुछ कंटस्ट था। और अब मेरे को इस अटैक के बाद में थोड़ी दुविधा होती है। मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, ये कविता है ईश्वर की कविता। ईश्वर की कविता यानी मनुष्य ने कहा कि ये सकल सृष्टि मेरी कविता है, मेरी कविता सकल सृष्टि। तो एक कविता जो मुख्यम कविता है और अपनी आंतरिक लय के साथ है, ईश्वर की कविता। जो कुछ रचा हुआ ईश्वर का वही विरासत इस जगती ने है स्वीकार। जो कुछ रचा हुआ ईश्वर का वही विरासत इस जगती ने है स्वीकारी। वही संपदा, वही लोक का उजियारा है, वही धरोहर तीन लोक में सबसे न्यारा। कहा मनुष्य ने सकल सृष्टि है कविता उसकी, कहा मनुष्य ने सकल सृष्टि है कविता उसकी, जिसे रचा है परम पिता ने जीव जगत के लिए शोक से। आखर आखर तत्व तत्व संग दसों दिशाओं भाव सहजोए। स्वयं देव ने किया जीव जगती का वंदन, प्रण अभिनंदन पल पल अपनी आंख भिगोए। पेड़ पहाड़ समंदर सारे रंग रचाए, पेड़ पहाड़ समंदर सारे रंग रचाए, तपे थार के अंग रचाए। इस कविता में कोयल भौरों के स्वर गाए, उसकी लय में सांस सांस का सार समाया, उसकी लय में सांस सांस का सार समाया, उसको अनहद नाद सुनाया। वह ईश्वर की कविता मेरी भी कविता है, मन चिंतन की भावों की पावन संख्या। कविता कैसे मनुष्य को संस्कारित करती है, कैसे मनुष्य को रास्ता दिखाती है, यह उसके सृजन के अंदर गुथी हुई बात है। मैं आप भी कभी देखो, कभी शांत चित्त से कोई कविता पढ़ो, जब आप उसको पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कुछ नया आपके सामने खुल रहा है और उद्घाटित हो रहा है। तो ये कविता की ताकत है, वो सारी दुनिया मानती है। सर, आपने दूरदर्शन और आकाशवाणी वो दौर देखा हुआ है, उस परिदृश्य में वर्तमान को कैसे देखते हैं? एक दौर था जब दूरदर्शन पे आकाशवाणी पे कविताओं का विभिन्न रचनाओं का खूब प्रसारण होता था और आज भी होता है। अब फर्क क्या हुआ है? मैं ये कह सकता हूँ कि आजकल कुछ व्यावसायिक चैनल आ गए हैं, उनको कविता प्रस्तुत करने का उनका अलग रहता है, लेकिन आकाशवाणी और दूरदर्शन आज भी कविता के ज्यादा निकट। और ऐसे चैनल है जैसे मैं देखता हूँ होली के अवसर पर वगैरह आते हैं, हास्य कविता के नाम पे कई बार बड़ी पूर्णता भी परोसी जाती है। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है, ये मेरा अपना ख्याल है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे जो माध्यम है वो कविता के आज भी ज्यादा निकट है। और यह बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि ये जो चैनल, जो व्यावसायिक चैनल है, उनको थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि जो वो कविताएं अपने
विवर्स के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, वो कविताएं समाज पर क्या असर क्या डालती असर है? ये उनको देखना थी। बिल्कुल। और आकाशवाणी और दूरदर्शन को कोई कहने की आवश्यकता नहीं। ये बाकी टीआरपी के चक्कर में टीआरपी के और दूसरे भी कारणों से पता नहीं क्या, या एक वर्ग विशेष भी ऐसा है जो वैसी कविताएं सुनना चाहता है, हास्य व्यंग की वैसी कविताएं। देखिए, कविता का एकमात्र उद्देश्य हास्य व्यंग नहीं हो सकता। कविता तो संस्कारित करने के लिए, कविता कुछ कहने के लिए, कुछ बताने के लिए है। अब आपने हास्य में लिख दी, व्यंग में लिख दी, वो भी एक है। मैं हास्य और व्यंग की कविताएं कम लिखता हूँ, है कुछ मेरी कविताएं, लेकिन फिर भी मैं ये ध्यान रखता हूँ कि हम कविता के माध्यम से कुछ ऐसी बात कहें जो लोगों को कोई सीख दे। सर, आप तो गीतकार हैं और विभिन्न रचनाएं आपने की है। हमारा ये अनुरोध रहेगा कि हमारे दर्शकों के लिए एक गीत आपकी रचना है। मेरे बड़े अंतर्मन का गीत है बिल्कुल। कि आपने खुद से संवाद करना छोड़ दिया। ये क्यों? जैसे आप कुछ भी बन गए, जैसे आप बड़े कवि हो गए, बड़े आप चैनल के वो हो गए, बड़े पदाधिकारी हो गए, लेकिन आपका खुद से संवाद तो होना ही चाहिए। तो उस पर एक गीत है और उस गीत को मैं इस तरह से प्रस्तुत करता हूँ। अब कैसे मान ले, तुमको पहचान ले, जिंदगी बता तुझसे बतियाए कैसे, अपनी इन गुत्थियों को सुलझाए कैसे, जितनी है दूरियां उतनी मजबूरियां, तेरी गलियों में फिर से आए कैसे, जिंदगी बता तुझसे बतियाए कैसे, जिंदगी बता तुझसे बतियाए कैसे, अपनी इन गुत्थियों को सुलझाए कैसे, जिंदगी बता तुझसे बतियाए कैसे। गीत मुझे अब भी याद, इस अटैक के बाद में गीत मुझे फिर भी याद, और जबकि कविताएं कम याद। तो इसलिए मेरा गीत से रिश्ता, आपने पूछा था ना कि ये मोह का, आपकी नजर में कौन बेहतर है, कविता या गीत? कविता और गीत, इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ कविता महत्वपूर्ण है वहाँ कविता महत्वपूर्ण है, और जहाँ गीत महत्वपूर्ण है वहाँ गीत महत्वपूर्ण है। ये कहना कि हस्तीमल जी आर्य ज्यादा अच्छे हैं या सत्यदेव हरिश्चंद्र ज्यादा अच्छा है। ऋषिकेश जी, आज तो यार विश्व कविता दिवस है, बिल्कुल है? तो आज तो कविता कोई हम, कविता कोई बात नहीं हाँ। कर रही, बिल्कुल। और हाँ, उदयपुर के जाने माने और बल्कि भारत के वो तो जाने माने हैं कृष्ण जी दादी, तेरी किताब के लोकार्पण में आए थे। उन्होंने कहा जो कृष्ण भगवान ने कहा वो गीता है, बिल्कुल सर। और ये गीता जो शब्द है वो गीत के कितना निकट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कृष्ण भगवान ने कोई गीत ही सुनाया था? ये बात मुझे बहुत याद आती है। और मैंने आपको कहा ना वो मोह पास वाली बात, गीत के मोह पास है। और कृष्ण जी दादी जो मेरे ऐसे मित्र हैं बहुत सारे, उनके सानिध्य के कारण मैं गीत से लगातार जुड़ा हुआ रहा, और इस बीच जो है विभिन्न विधाओं की रचनाएं भी लिखता रहा। तो इस प्रकार मैं ये महसूस करता हूँ कि गीत और कविता ये तो दोनों महत्वपूर्ण, और इसमें से किसी एक को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं कहा। सवाल ही ऐसे रहेंगे सर, क्योंकि आपको जैसे रेगिस्तान से प्रेम है वैसे ही जोधपुर से प्रेम है। हाँ। अगला सवाल है सर, रेगिस्तान के घोड़े या फिर जोधपुर की गलियां? हाँ, मैंने आपको कहा कि मैं जैसलमेर का हूँ, लेकिन मेरा जन्म जोधपुर में हुआ। मैं उमेद अस्पताल जोधपुर में जन्मा हूँ। अच्छा अच्छा। जैसलमेर के मेरे पुरखे आए, तो जैसलमेर में मेरा प्रेम बहुत है, हार में प्रेम बहुत है, इसलिए मैं खेजड़ी पे कविता लिखता हूँ, इसलिए मैं धोरों पे कविता लिखता हूँ, और डेजर्ट के जितने भी प्रतीक है उन सब पे लिखता हूँ। लेकिन मेरा जो बचपन है और जो मेरा बोध का काल है, जीवन को समझने की अवधि है, वो जोधपुर की गलियों में बीती, शहर में। अब तो मैं यहाँ शहर के बाहर अपने मकान में रह रहा हूँ। इसके पहले मैं सरदारपुरा में रहता था, उसके पहले मैं सिटी के अंदर रहता था। तो उन गलियों में गुजरते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा, इसलिए जोधपुर की गलियां तो मैं कभी भूल नहीं सकता। कलम या फिर कैमरा, मतलब रचना या फिर रेखाचित्र? तुलनात्मक दृष्टि से मैंने लिखा ज्यादा, उकेरा कम, यानी कलम का ज्यादा उपयोग किया है, पूर्ची का उतना नहीं किया।
कुची का तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पिताजी चित्रकार थे, तो मेरे मन में आया कि यार मैं थोड़ा चित्रकारी का करूं, और जब किया तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। कुची को कम काम में ले सका और कलम मैंने ज्यादा चलाई, इसलिए मैं कलम को ज्यादा महत्व देता हूँ। बिल्कुल। राजस्थानी भाषा में सबसे प्रिय शब्द आप? राजस्थानी भाषा में ऐसे बहुत शब्द है। अब मैं आपको एक शब्द देता हूँ। राजस्थानी का शब्द है कन्यावड़। कन्यावड़ शब्द जो है जिसको आजकल लोग भूल गए। और अब क्या कन्यावड़ क्या है ऋषिकेश जी, आप इस शब्द की गरिमा को देखिए। हमारे घर में किसी बच्ची का, भांजी का, भतीजी का, बेटी का ब्याह होता है, तो उसके पिता, मामा, चाचा वो उस दिन एक व्रत करते। उस दिन तब तक खाना नहीं खाते जब तक उसके फेरे नहीं होते। जैसे हम एकादशा करते हैं पूनम का वगैरह, तो उसमें हम एक आसन में बैठ के भोजन करते हैं और इसलिए वो एकादशा है। लेकिन कन्यावड़ में क्या होता है कि वो कि कन्या के फेरे हुए उसके बाद आप भोजन करें। अब आजकल क्या है, लोग ये भी कह देते हैं कि आज हमारे कन्यावड़ एकादशा है। अच्छा। तो कन्यावड़ का एकादशा कैसे होगा? और एकादशा किया जाता है और कन्यावड़ का व्रत रखा जाता है। एक कविता के अंदर मैंने कहा, कदई कहता लोग मारो गांव आयो है, जिकने पीढ़ियां हरमेश आख्या में बसायो है, जठेरा रूखड़ा तालाब नाला सेंग मारा हा, जठेरा बाजरा धोरा अवाड़ा सेंग वाला, जठे तिलोड़िया खींचड़ी ना निट आवती खीरा। ये क्या एक राजस्थानी का मुहावरा है। जठे तिलोड़िया खींचड़ी नित आवती खीरा, जठे दी सीख संता अरमान का ओगड़ा पीरा, के खीरा आई खींचड़ी तिली आई टप है। इस बात का क्या महत्व है? ये इसका महत्व है, जैसे मेरे घर में मेरे पोते का जन्मदिन मना रहा, ठीक है, और हमने कुछ दाल का हलवा वगैरह बनाया है और वो बन गया, और वो बना तो क्योंकि मैंने किसी और को नहीं कहा, वो हमारे केवल परिवार के लिए था। अब वो बन गया और उसी में हस्ती हस्ती आ गया। तो इसको कहते हैं खीरा आई खीचड़ी तिली आई टप। ये टप हाजिर हो गए तो ये फिर ग्रहण करेंगे। जठे तिलोड़िया खीचड़ी आवती खीरा, जठे दी सीख संतार ममता ओगड़ा पीरा। ये बात भी मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि हर गांव, हर इलाका, इवन आपने जोधपुर की गलियों का जिक्र किया, ये सब आत्मीयता का ऐसा परिवेश पैदा करती है जो हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाती है। एक ऐसे लेखक जिनको आपने अपना आदर्श माना? बहुत सारे हैं, जैसे डॉक्टर आईजान सिंह भाटी है, मित्र है, डॉक्टर दिनेश सारंगे दिल्ली में रहते हैं, डॉक्टर घनश्याम नाथ कटावा और डॉक्टर हस्तीमल आर्य हस्ती, ऐसे मैं बहुत सारे नाम दे सकता हूँ। लेकिन मैं जिसको अपना आदर्श मानता हूँ वो नारायण सिंह जी भाटी, जिन्होंने सांझ लिखी। उन्होंने एक लिखा, इण मिनख ने समझावनो सोरो नहीं। नारायण सिंह जी भाटी का कविता संग्रह। उनसे प्रेरित होकर और उनसे नारायण सिंह जी से आज्ञा लेके मैंने एक गीत लिखा, वो आपको सुना दूं? बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत सर। उन्होंने लिखा, मिनख ने समझावनो सोरो खून, और मैंने क्या लिखा, इण मिनखरी जात ने समझावनो दोरो घणो, इण मिनखरी जात ने समझावनो दोरो घणो, हर अबूझी पीर ने पीजावनो दोरो घणो, उलझियोड़ी गांठ ने सुलझावनो दोरो घणो, उलझियोड़ी गांठ ने सुलझावनो दोरो घणो, हर अबूझी पीर ने पीजावनो जेडियारी ठक ठकी सू ओ मिनखनी जागतो,
गेडियारी, गेडी वो ठक ठक करके गेडी नहीं लकड़ी, हाँ सर। गेडियारी ठक ठकी सू ओ मिनकनी जागटो, उंगरी आख्या भर्योड़ो दिल ने डाम तो हेत सूण हरख ने अर्थावड़ो दोरो गणो, हेत सूण हरख ने अर्थावड़ो दोरो गणो, हर अबूझी पीड़ ने भी जामनो दो। तो ये नारायण सिंह जी भाटी को आज मैं आदर्श मानूंगा और मैं आदर्श मानता हूँ डॉक्टर सोनाराम जी बिश्नोई को। सोनाराम जी बिश्नोई ने एक लेखक और विद्वान तो थे, वो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर के अध्यक्ष रहे और बाबा रामदेव के अनन्य भक्त। मुझे बात याद आती है कि वो जैसलमेर में डॉक्टर ओम प्रकाश भाटिया को मिल गए। अच्छा। तो उन्होंने कहा, हम सब उनको सोन जी शाह कहते थे, तो उन्होंने कहा सोन जी शाह आप जैसलमेर में यूं भीतर करोड़ जा रही हो तो एकला बजा रहे हो कि नहीं, मैं एकलो कभी नहीं हूँ, बाबू हमारे साथ है। बाबा रामदेव के वो ऐसे भगत थे, तो मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। ऐसे कुछ और नाम है जिनसे मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, चाहे वो कल्याण सिंह राजावत हो, चाहे बैजनाथ जी पंवार हो, चाहे कन्हैयालाल जी सेठिया से मैंने बहुत कुछ सीखा। और तो अब जब आप कहते हैं कि एक नाम बताओ, तो एक नाम मैं बताता हूँ, डॉक्टर नारायण सिंह भाटी। तो सर आज अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस के उपलक्ष्य पे हमारे दर्शकों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश जरूर देना चाहता हूँ, बल्कि मैं कविता से ये संदेश लेता हूँ खुद। मैं ये कहता हूँ कि कविता मनुष्य को संस्कारित करने का भाव है। आप जब भी कविता लिखते हैं, आप जब भी कविता सुनते हैं, तो आपको कुछ न कुछ हासिल होता है, कुछ न कुछ मिलता है। तो ये क्या कोई साधारण बात हुई? कविता का कितना बड़ा योगदान हो गया हमारे जीवन में। इसलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने इतनी सारी कविताएं लिखी, इतने सारे गीत लिखे और हर रचना से मैंने कुछ न कुछ सीखा। तो सभी आत्मीय जनों से मैं ये कहना चाहता हूँ आज विश्व कविता दिवस के अवसर पर कि कविता को जीवन में आत्मसात कीजिए, कविता को जीवन में स्वीकारिए। जब आप स्वीकारेंगे तो आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ पा लिया है। सर आप तो अथाह ज्ञान के सागर हैं और हमारे इस छोटे से एपिसोड में सभी को समेटना लगभग नामुमकिन है। आपका यहाँ मतलब हमारे लिए समय देना, आपके बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका जो चैनल है, आप कहते हो विनम्रता से कहते हो कि छोटा सा प्रयास है, लेकिन कवि वाणी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण काम कर रहा है। आपने जितने लोगों को जोड़ा है, मैं आपके सारे एपिसोड देखता हूँ और अभी आपको आगे कुछ और लोगों को जोड़ना है। तो वो अपन उस पर चर्चा करेंगे। तो आपने भले ही आपके सीमित संसाधन है, आपके संसाधन सीमित है, लेकिन आपका संकल्प बहुत बड़ा है।